धीमे धीमे करके सारी सीरीज डाल रहा हूँ मैं यूट्यूब पे। ऐसे आते रहेंगे एपिसोड अल्टरनेट में, और कभी कभार नहीं आते हैं। और मेरा एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए, सागा सीरीज़। वहाँ पर आपको 3 नई सीरीज़ मैं अपलोड करूँगा इसी वीक में। एक ऑलरेडी पड़ी हुई है, मैरिड टू ड्रैगन प्रिंसेस। उसके बहुत अच्छी स्टोरी है, काफ़ी ट्रेंडिंग है, आप वहाँ पर सुन सकते हो, बढ़िया वॉइस है। एंड उसका प्रोमो मैं आज अभी टेलीग्राम पे अपलोड करूँगा, 1-2 घंटे का। मैं एक अदर चैनल पे डाल दूँगा स्टार्टिंग एपिसोड, वहाँ से थ्रू आप इसका ओवरव्यू सुन सकते हो। उसके बाद एप्लीकेशन डाउनलोड करके पूरी स्टोरी मेरी सुन सकते हो वहाँ पर जाके। डेली अपलोडिंग होता है ऐप में। और बाकी यहाँ पर सीरीज़ आती रहेंगी, और स्टार्टिंग से अपलोडिंग स्टार्ट कर दूँगा बहुत जल्दी। डेमन स्पिरिट डिसेंड्स। सागर ने सोल डिवावरिंग बैनर को नीचे दबाया और घनी डेमोनिक एनर्जी अचानक उफान मारने लगी। आसमान में फैली हुई सारी डेमोनिक एनर्जी ह्यूमन आकृतियों में बदल गई, लेकिन उनके पास कोई स्पष्ट रूप नहीं था, सिर्फ धुंधले आकार। उन आकृतियों का स्वरूप बेहद विचित्र था। कुछ अधूरी और टूटी हुई थी, कुछ के 3 या 4 हाथ थे, कुछ के आधे चेहरे थे, और कुछ के सिर पर सींग उगे हुए थे। डेमोनिक एनर्जी उफनते हुए फैल गई, और वे ह्यूमन जैसी परछाइयाँ, जैसे दानवी सैनिकों की सेना, आकाश से नीचे उतरने लगीं। अर्रार, वू, भयानक और डरावनी चीखें गूंजने लगीं। वे दानवी सैनिक अपने दांत और पंजे फैलाए हुए थे, और उनकी हत्या की मंशा इतनी प्रबल थी कि मानो वह ठोस रूप ले चुकी हो, जिसने पूरे अखाड़े को घेर लिया। इस हत्या की भावना का केंद्र केवल गंगा था। इतनी भयानक शक्ति देखकर पूरे मैदान में डर फैल गया। सागर ने पहले कहा था कि उसने केवल 70% ताकत का उपयोग किया था, लेकिन अब ऐसा लग रहा था कि वह 70% सिर्फ उसकी डेमोनिक एनर्जी का हिस्सा था। अब सोल डिवावरिंग बैनर और डेमन स्पिरिट डिसेंट के साथ उसकी शक्ति पहले से दोगुनी हो चुकी थी, और यह अभी अंत नहीं था। उसने अभी अपनी पूरी ताकत भी नहीं दिखाई थी। जैसे ही दानवी सेना गंगा की ओर बढ़ी, सागर ने अपने झंडे को घुमाया और उसके शरीर से काले लाल रंग की डार्क एनर्जी निकलने लगी, जिसने डेमोनिक एनर्जी को और भी भयावह बना दिया। ब्लडथर्स्टी इंटेंट, और वह भी 8वें स्तर पर, भीड़ में से किसी ने चिल्लाकर कहा। लोगों ने दहशत में कहा कि यह ब्लड फील्ड इंटेंट, जिसे सागर ने अनगिनत हत्याओं से विकसित किया है, न केवल उसकी आक्रमण शक्ति बढ़ाता है बल्कि डेमोनिक एट्रीब्यूट्स को भी और मजबूत बनाता है। गंगा का फायर ड्रैगन इंटेंट भले ही डेमोनिक एनर्जी को दबा सकता हो, लेकिन वह अभी 7वें स्तर पर है। क्या वह इसका सामना कर पाएगा? गंगा ने ये देखा और उसकी भौहें हल्की उठ गईं। पहले उसे जानकारी मिली थी कि सागर का ब्लड फील्ड इंटेंट 7वें स्तर पर है, लेकिन अब वह 8वें स्तर पर पहुंच चुका था। फिर भी गंगा के लिए यह कोई बड़ी बात नहीं थी। चाहे 8वां स्तर हो या 9वां, वह डगमगाने वाला नहीं था। सागर ने झंडा घुमाते हुए क्रूर हंसी के साथ कहा, गंगा, ये हमला तुम्हें जरूर मार देगा। इस समय सागर ने अपनी सारी ताकत दिखा दी। सोल डिवावरिंग बैनर, डेमन स्पिरिट डिसेंट, 8वां ब्लडथर्स्टी इंटेंट और 10 गुना डेमोनिक एनर्जी। उसकी शक्ति अब पहले से कई गुना बढ़ चुकी थी। पूरा अखाड़ा अब नर्क जैसा दिखने लगा था। उन दानवी सैनिकों की ताकत सोल कंडेंसेशन रेल्म के चरम स्तर के साधकों के बराबर थी, और सबसे खतरनाक बात यह थी कि पूरी सेना एक साथ नीचे आ रही थी, जिससे बचने की कोई जगह नहीं थी। अगर गंगा इसे रोक नहीं पाया, तो वह सीधे दबकर खत्म हो सकता था। खिलाड़ियों की सीट पर अंकित का चेहरा गंभीर हो गया। उसने सोचा कि सागर उससे भी ज्यादा शक्तिशाली है, जिससे उसका मन असंतुलित हो गया। फिर भी उसने खुद को समझाया कि सागर ने डेमोनिक आर्ट्स के कारण तेजी से शक्ति प्राप्त की है। उसने गंगा की ओर देखा और बुदबुदाया, गंगा निश्चित रूप से हार जाएगा। ओमकार, वीरू, साह्य, सभी का भी यही मानना था। यहाँ तक कि मंच पर बैठे कुछ शुरुआती वॉइड रेल्म के साधक भी इस हमले से चिंतित हो गए। उनके अनुसार गंगा के लिए इसे रोक पाना असंभव था। एलिसन का दिल धड़क उठा। उसने सोचा, ये बहुत बुरा है। सागर की ताकत उम्मीद से कहीं ज्यादा है। क्या गंगा इस बार बच पाएगा? दूसरी ओर जुबेर जोर से हंस रहा था। उसने मेज पर रखे दोनों 5th ग्रेड स्पिरिट स्टोन्स की ओर देखा, मानो वे पहले ही उसके हो चुके हों। गंगा ने ऊपर गिरती दानवी सेना को देखा और उसके होठों पर उत्साह भरी मुस्कान आ गई। उसने माना कि सागर की ताकत अब वॉइड रेल्म के शुरुआती स्तर के करीब पहुंच चुकी है। अब उसे एक ऐसा ओपोनेंट मिला था जिसके सामने वह अपनी पूरी स्टार एनर्जी का उपयोग कर सकता था। 9 स्टार्स अलाइंड। विंड इंटेंट की मदद से गंगा की गति अत्यंत तेज हो गई, और उसने पलक झपकते ही तलवार चला दी। साथ ही फायर ड्रैगन इंटेंट और सभी वेपन पैटर्न्स भी सक्रिय हो गए। 9 सितारे एक ज्यामितीय संरचना में उसके ऊपर फैल गए, और उनके बीच अग्नि ड्रैगन घूम रहा था।
ये ढाल पूरी दानवी ऊर्जा जितनी विशाल तो नहीं थी, लेकिन गंगा को पूरी तरह बचाने के लिए पर्याप्त थी। सागर ने इसे देखकर तिरस्कार से कहा, तुम फिर वही चाल इस्तेमाल कर रहे हो। दूसरों पर यह काम कर सकती है, लेकिन मुझ पर नहीं। लेकिन जैसे ही उसने उस शक्ति को महसूस किया, उसका चेहरा तुरंत बदल गया। ये पहले से सिर्फ थोड़ा नहीं, बल्कि 2 गुना या उससे भी ज्यादा शक्तिशाली था। यह क्या हुआ? उसने ध्यान से देखा। पहले जो सियान ट्रू एसेंस था, अब वह गहरे नीले रंग की चमकती ऊर्जा बन चुका था, जिसकी शक्ति पूरी तरह अलग थी। स्टार एनर्जी, ये पूरी तरह स्टार एनर्जी है। सागर स्तब्ध रह गया। उसे समझ आ गया कि पहले गंगा ने अपनी असली शक्ति का सिर्फ 2030% ही इस्तेमाल किया था। अब वह पूरी ताकत से लड़ रहा था। 9 स्टार्स अलाइनमेंट आकाश की ओर बढ़ा। फायर ड्रैगन दहाड़ा और उसकी अग्नि और प्रभुत्वपूर्ण आभा, भले ही ब्लड फील्ड इंटेंट से एक स्तर नीचे थी, लेकिन किसी भी तरह कम नहीं थी। अगर दोनों एक ही स्तर पर होते, तो फायर ड्रैगन इंटेंट तुरंत ब्लड फील्ड इंटेंट को दबा देता, क्योंकि यह सबसे उच्च स्तर की शक्तियों में से एक था। दर्शकों में से कोई चिल्ला उठा, यह 9 स्टार्स अलाइनमेंट पूरी तरह नीली हो गई है। ये सब स्टार एनर्जी है। जब सागर ने सोल डिवावरिंग बैनर, डेमन स्पिरिट डिसेंट और ब्लड फील्ड इंटेंट का उपयोग किया, तब सभी को लगा कि परिणाम तय हो चुका है और गंगा उसके सामने टिक नहीं पाएगा। लेकिन उसी समय गंगा ने स्टार एनर्जी से बना 9 स्टार्स अलाइनमेंट प्रकट किया। भले ही उसका दायरा पूरे अखाड़े को ढकने वाली डेमोनिक एनर्जी जितना विशाल नहीं था और उसमें वैसी भयावह हत्या की भावना भी नहीं थी, फिर भी उसकी वास्तविक शक्ति डेमन स्पिरिट डिसेंट से कहीं अधिक थी, जिसने सभी को चौंका दिया। जो दर्शक पहले से गंगा के पक्ष में थे, वे इस समय उत्साहित हो उठे और उम्मीद करने लगे कि वह एक ही वार में जीत सकता है। जैसे ही 9 स्टार्स अलाइनमेंट ऊपर उठा और आसमान की ओर बढ़ा, वह भयंकर गर्जना के साथ डेमोनिक एनर्जी से टकराया। जहां जहां वह गया, वहां डेमोनिक एनर्जी दबने लगी और उसमें बने दानवी सैनिक सीधे नष्ट हो गए। विस्फोट लगातार होने लगे और पूरी दानवी सेना का आधा हिस्सा टकराते ही खत्म हो गया। गंगा ने अभी तक लेट स्टेज सोल कंडेंसेशन रेल्म की शक्ति भी नहीं दिखाई थी, और उसकी स्टार एनर्जी भी उसी स्तर पर थी, लेकिन तीसरे रूपांतरण के बाद स्टार एनर्जी की ताकत इतनी भयानक थी कि वह डेमोनिक एनर्जी और ट्रू एसेंस से बिल्कुल अलग स्तर पर थी। उसकी पूरी स्टार एनर्जी के साथ 9 स्टार्स अलाइनमेंट की शक्ति पहले से दोगुनी से भी अधिक हो चुकी थी। इसी कारण सोल डिवावरिंग बैनर और 8वें स्तर के ब्लड फील्ड इंटेंट के बावजूद सागर उसे रोक नहीं सका। कुछ ही क्षणों में 9 स्टार्स अलाइनमेंट ने डेमोनिक एनर्जी को चीरते हुए सैकड़ों मीटर चौड़ा रास्ता बना दिया और सीधे सागर की ओर बढ़ा। सागर का चेहरा गंभीर हो गया और वह तुरंत किनारे हट गया। उसकी डेमोनिक पावर इतनी मजबूत थी कि उसने कुछ समय के लिए 9 स्टार्स अलाइनमेंट को रोके रखा, जिससे उसे बचने का मौका मिल गया, नहीं तो वह सीधे मारा जाता या गंभीर रूप से घायल हो जाता। जैसे ही वह बचा, 9 स्टार्स अलाइनमेंट उसके पास से गुजरते हुए बिना रुके आसमान की ओर बढ़ गया। फिंगलन वॉल्केनो के ऊपर का आकाश ज्वालामुखीय राख और लावा से भरा था, जो तेज हवाओं के कारण घूम रहा था। 9 स्टार्स अलाइनमेंट के टकराते ही जोरदार धमाका हुआ, राख चारों ओर उड़ गई और लावा बारिश की तरह नीचे गिरने लगा। उसी समय बीच में छेद बन चुका डेमन स्पिरिट नीचे अखाड़े पर गिरा और गंगा ठीक उसी छेद के अंदर खड़ा था। डेमन स्पिरिट के गिरते ही भयानक कंपन हुआ, जिससे पूरा हिडन ड्रैगन टूर्नामेंट का मैदान हिल गया। अंत में जब डेमोनिक एनर्जी फटकर चारों ओर फैल गई, तो उसे सुरक्षा कवच ने रोक लिया, वरना दर्शकों को भारी नुकसान होता। जब धुआं और ऊर्जा छंटी, तो सभी ने देखा कि गंगा पूरी तरह सुरक्षित खड़ा है। यहां तक कि अखाड़े में भी दरारें पड़ गई थी, जो पहले कभी नहीं हुआ था। इसका मतलब था कि सागर का हमला सभी से ऊपर था, लेकिन गंगा ने उसे पूरी तरह तोड़ दिया। अब हर कोई स्तब्ध था, चाहे दर्शक हों या मंच पर बैठे 4 अनडाइंग रेल्म के साधक। ऊपर आसमान में बिखरी राख और लावा भी धीरे धीरे नीचे गिरने लगे। लोग संभलकर उन्हें रोकने लगे, और फिर पूरे मैदान में हैरानी भरी आवाजें गूंज उठीं। ये कितना भयानक हमला था! क्या ये गंगा की पूरी ताकत है? स्टार एनर्जी से बनी डिवाइन एबिलिटी, इसकी शक्ति अविश्वसनीय है। खिलाड़ियों की सीट पर ओमकार और अंकित के चेहरे बेहद खराब हो गए। ओमकार ने गणना की और समझ गया कि 40% शक्ति बढ़ाने वाली दवा लेने के बाद भी वह गंगा का मुकाबला नहीं कर सकता। उसके मन में जलन और निराशा भर गई। उसने दांत भींचते हुए सोचा कि अगर वह भी स्टार टेक्निक सीख पाता, तो शायद वह भी इतना मजबूत होता। अंकित के मन में भी मिश्रित भाव थे, नफरत और राहत दोनों।
उसने महसूस किया कि अगर वह गंगा से फिर लड़ता तो शायद बराबरी का मुकाबला होता, लेकिन जीत की कोई गारंटी नहीं थी। उसने सोचा कि उसे हराने का एक ही तरीका है, वॉइड पाम। यही उसका असली ट्रम्प कार्ड था, जिसे वह आसानी से इस्तेमाल नहीं करना चाहता था। मंच पर जुबेर का चेहरा जम गया। अभी कुछ देर पहले वह आत्मविश्वास से हंस रहा था और स्पिरिट स्टोन्स लेने ही वाला था, लेकिन अब उसका हाथ हवा में ही रुक गया। उसने धीरे से हाथ वापस खींचा और ठंडे स्वर में कहा, डीन, मैंने नहीं सोचा था कि आपकी ड्रैगन मार्शल अकेडमी में ऐसा प्रतिभाशाली शिष्य होगा जिसकी ताकत इतनी अधिक है। एलिसन भी गंगा की शक्ति देखकर चकित था। उसने हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया, अभी परिणाम तय नहीं हुआ है ब्रदर, जल्दी निष्कर्ष मत निकालिए। जुबेर ने व्यंग्य से कहा, लेकिन गंगा की स्टार टेक्निक आपकी यूनिवर्सिटी की नहीं लगती। मैं इस टेक्निक में काफ़ी इंटरेस्ट रखता हूँ। ये सुनकर एलिसन सतर्क हो गया और बोला, क्या तुम गंगा से स्टार टेक्निक छीनने की सोच रहे हो? जुबेर मुस्कुराया और अस्पष्ट रूप से कहा, ऐसी चीज़ कौन नहीं चाहेगा। फिर उसने अखाड़े की ओर देखा, उसकी आंखों में खतरनाक चमक आई और उसने जोर से कहा, सागर, 3 चालों में उसे हराओ। अब मैं तुम्हें उस फॉरबिडन डिवाइन पावर का उपयोग करने की इजाज़त देता हूँ। फॉरबिडन सुपरनैचुरल पावर। जुबेर की बात सुनते ही पूरा मैदान चौंक गया। सभी को लगा था कि सागर अपनी पूरी ताकत पहले ही दिखा चुका है, लेकिन अब साफ था कि वह अभी अपनी सीमा तक नहीं पहुंचा था। चूंकि यह एक फॉरबिडन डिवाइन पावर थी, इसलिए इसके भारी दुष्प्रभाव होना तय था। लेकिन 5th ग्रेड स्पिरिट स्टोन और अपनी प्रतिष्ठा के लिए सागर को सब कुछ दांव पर लगाकर इसे इस्तेमाल करना ही था। ओमकार का दिल धक से रह गया। उसने सोचा था कि वह इस हिडन ड्रैगन टूर्नामेंट में पहले स्थान के लिए मुकाबला कर सकता है, लेकिन अब उसे एहसास हुआ कि इन लोगों के सामने वह टॉप 3 में भी मुश्किल से आ पाएगा। उसका गर्व चूर हो गया। दूसरी ओर अंकित भी गंभीर हो गया और सोचने लगा कि सागर की यह फॉरबिडन डिवाइन पावर आखिर उसकी वॉइड पाम से कितनी मजबूत होगी। अखाड़े पर सागर का चेहरा उदास और क्रूर हो गया। उसने गंगा को घूरते हुए देखा, उसकी आंखों में गुस्सा और हत्या की भावना भरी थी। अभी अभी वह 9 स्टार्स अलाइनमेंट से मुश्किल से बचा था और उसकी हालत काफ़ी खराब हो गई थी, कपड़े फट गए थे और वह पहले ही टकराव में पीछे रह गया था। यह उसके लिए बेहद बेरहम था। उसने सोल डिवावरिंग बैनर को कसकर पकड़ा और ठंडे स्वर में कहा, गंगा, तुमने मुझे गुस्सा दिला दिया है। जैसे ही वह हमला करने वाला था, गंगा ने अचानक चिल्लाकर कहा, रुको। सागर भड़क उठा और बोला, क्या अब हार मानना चाहते हो? सपना देख रहे हो? वह फिर से हमला करने ही वाला था। गंगा ने शांत स्वर में कहा, मैं हार नहीं मान रहा, मैं सिर्फ अपनी जीती हुई चीजें वापस मांग रहा हूँ। हमने पहले शर्त लगाई थी, अगर तुम मुझे एक चाल में नहीं हरा पाए तो तुम्हारा हथियार और स्टोरेज रिंग मेरे होंगे। अब एक चाल हो चुकी है और मैं हारा नहीं हूँ, इसलिए तुम्हारा सोल डिवावरिंग बैनर और स्टोरेज रिंग मेरे हैं। अगर तुम्हें थोड़ी भी शर्म है तो तुरंत मुझे दे दो। ये सुनकर सभी को बात समझ आ गई। नियम के अनुसार सोल डिवावरिंग बैनर और स्टोरेज रिंग अब सच में गंगा के थे, लेकिन ये दोनों चीजें सागर के लिए बेहद महत्वपूर्ण थीं। वह उन्हें कभी नहीं दे सकता था। उसने शर्त इसलिए मानी थी क्योंकि उसे अपनी जीत पर पूरा भरोसा था, लेकिन अब हालात बदल चुके थे। उसे कल की गंगा और अंकित की लड़ाई याद आई, जहां राजीव ने हस्तक्षेप करके अंकित को बचा लिया था। सागर ने सोचा कि उसके पास भी उसका गुरु जुबेर है, इसलिए वह भी इस शर्त को नज़रअंदाज कर सकता है। उसने ठंडे स्वर में गंगा की बात अनसुनी कर दी और फिर से सोल डिवावरिंग बैनर घुमाकर हमला करने लगा। ये देखकर दर्शक भड़क उठे। सागर, तुम बेशर्म हो। हार नहीं मान सकते। अगर तुम चीजें वापस नहीं दोगे तो हम तुम्हें जाने नहीं देंगे। लेकिन तभी जुबेर ने अनडाइंग रेल्म की आभा छोड़ दी और पूरा मैदान तुरंत शांत हो गया। कोई भी उसके खिलाफ बोलने की हिम्मत नहीं कर सका। अखाड़े पर सागर ने क्रोध में चिल्लाते हुए कहा, गंगा, तुमने मुझे मजबूर कर दिया है। अगर तुम इसे भी रोक पाए तो मैं सच में हार मान लूंगा। उसके पीछे काले लाल रंग की ब्लड फील्ड इंटेंट उभर आई। 8वें स्तर की यह और सोल डिवावरिंग बैनर में समा गई। अचानक उस झंडे के अंदर कैद 3 डिवाइन सोल्स जोर जोर से चीखने लगे। उनका रूप झंडे की सतह पर उभर आया और वे बाहर निकलने के लिए तड़पने लगे। उनकी शक्ति पहले से भी ज्यादा भयानक हो गई थी। ब्लड फील्ड इंटेंट ने उन्हें और भी शक्तिशाली बना दिया था। इसके बाद सागर की डेमोनिक एनर्जी हड्डियों से बने डंडे के जरिए झंडे में बहने लगी। सोल डिवावरिंग बैनर का रंग और गहरा हो गया और उसकी आभा इतनी डरावनी हो गई कि वह मानो नरक का द्वार लगने लगा। अचानक पफ
सागर ने खून थूका, जो सीधे झंडे पर गिरा। तुरंत झंडे पर आधा मीटर लंबी दरार बन गई। अंदर गहरा अंधकार था, जैसे कोई शून्य। उस दरार से और भी भयानक डेमोनिक एनर्जी निकलने लगी। अब तक जो 3 डिवाइन सोल्स तड़प रहे थे, वे अचानक शांत हो गए और फिर, मर जाओ, खा जाओ, चीर डालो। तीनों डिवाइन सोल्स उस दरार से बाहर निकल आए। उन्होंने डेमोनिक एनर्जी से शरीर बना लिया और गंगा पर टूट पड़े। उनके चेहरे नहीं थे, लेकिन उनकी भयानक ऊर्जा से उनकी क्रूरता साफ महसूस हो रही थी। इस बीच सागर का चेहरा पूरी तरह सफेद पड़ गया था, उसका शरीर डगमगा रहा था। स्पष्ट था कि उसने अपनी सारी शक्ति झोंक दी थी। फिर भी, वह पागलों की तरह हंसते हुए बोला, गंगा, तुम मर चुके हो। सोल डेमन। सागर की इस चाल का नाम सुनते ही पूरे मैदान में सिहरन दौड़ गई। ये सोल डेमन स्ट्राइक दरअसल जुबेर की प्रसिद्ध डिवाइन एबिलिटी थी, जिसमें दुश्मनों की आत्माओं को कैद करके उन्हें युद्ध में इस्तेमाल किया जाता है। इसमें दूसरे की आत्मा की शक्ति शामिल होने के कारण इसकी ताकत बेहद भयानक होती है और ब्लैक स्टार पर इसकी काफी ख्याति थी। हर कोई जानता था कि इस तकनीक को इस्तेमाल करने के लिए कम से कम वॉइड रेल्म तक पहुंचना जरूरी होता है, क्योंकि तभी डिवाइन सोल इतनी मजबूत होती है। यहाँ तक कि जुबेर ने भी इसे वॉइड रेल्म के मध्य स्तर पर जाकर सीखा था। लेकिन सागर, जो केवल सोल कंडेंसेशन रेल्म के चरम स्तर पर था, ने इस फॉरबिडन टेक्निक का उपयोग किया। इसका मतलब था कि उसे भारी बैकलैश झेलना पड़ेगा, शायद स्थायी नुकसान भी हो सकता है। तीनों डेमोनिक सोल्स गरजते हुए गंगा की ओर झपटे। खून, खून, मारो, मारो। ये आत्माएं केवल शक्तिशाली ही नहीं थीं, बल्कि स्वतंत्र भी थीं, वे लगातार पीछा कर सकती थीं। इस तकनीक से आमतौर पर अर्ली स्टेज वॉइड रेल्म का साधक भी बच नहीं सकता था। इसलिए सभी को लगा कि यह हिडन ड्रैगन टूर्नामेंट की सबसे खतरनाक चाल है, जिसे कोई नहीं रोक सकता। अंकित, ओमकार और बाकी सभी के चेहरे गंभीर हो गए। जुबेर फिर से मुस्कुराने लगा और बोला, डीन, लगता है गंगा हारने वाला है। लेकिन तभी, कुछ अजीब हुआ। अखाड़े से एक शक्तिशाली ऊर्जा लहर उठी। जुबेर ने तुरंत देखा और चौंक गया, गंगा की असली कल्टिवेशन सामने आ गई थी। वो मिड स्टेज नहीं, बल्कि लेट स्टेज सोल कंडेंसेशन रेल्म में था। यह कोई अचानक वृद्धि नहीं थी, बल्कि उसकी असली ताकत थी, जिसे वो अब तक छुपा रहा था। जुबेर का चेहरा गंभीर हो गया। अब लड़ाई का परिणाम अनिश्चित हो गया था। एलिसन की आंखें चमक उठी, ये लड़का अपनी असली ताकत छुपा कर बैठा था। दूसरी ओर राजीव और अंकित के चेहरे बेहद खराब हो गए। उन्हें अब साफ दिख रहा था कि गंगा उनकी उम्मीद से कहीं ज्यादा मजबूत है। अखाड़े पर गंगा बिल्कुल शांत खड़ा था। उसने सामने आती तीनों आत्माओं को देखा और बिना घबराए कहा, सोल डेमन स्ट्राइक, मतलब दूसरों की आत्मा की शक्ति उधार लेना। फिर उसने अपनी तलवार घुमाई, 9 स्टार्स अलाइनमेंट। इस बार भी वही तकनीक थी, लेकिन जैसे ही उसकी आभा फैली, पूरा मैदान दंग रह गया। क्या वह लेट स्टेज सोल कंडेंसेशन में है? यह उसकी असली ताकत है। गंगा की शक्ति अब पहले से कई गुना बढ़ चुकी थी। उसकी स्टार एनर्जी पूरी तरह सक्रिय थी। आकाश में 9 सितारे चमके, उनके बीच फायर ड्रैगन गरजा और सीधे उन तीनों आत्माओं की ओर बढ़ा। इस बार हमला मिड स्टेज की तुलना में 2 गुना से भी ज्यादा शक्तिशाली था। तीनों सोल डीमंस बच नहीं सके। बूम! पहली आत्मा टकराते ही फट गई। फायर ड्रैगन उसके आर पार निकल गया और उसकी डेमोनिक एनर्जी धुएं की तरह उड़ गई। वह आत्मा दर्द से चीखकर पूरी तरह नष्ट हो गई। सागर का चेहरा और भी पीला पड़ गया। उसकी आंखों में डर भर गया। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि उसकी सबसे मजबूत चाल इतनी आसानी से टूट गई। वह हमेशा सोचता था कि वह सबसे ताकतवर है, कि वह इस टूर्नामेंट का विजेता बनेगा, लेकिन अब उसे एहसास हुआ, गंगा उससे कहीं ज्यादा खतरनाक है। रंबल, लगातार धमाके हुए और बाकी 2 आत्माएं भी 9 स्टार्स अलाइनमेंट में समा गईं, बिना कोई निशान छोड़े। सोल डेमन पूरी तरह नष्ट हो गया। सागर की सबसे बड़ी ताकत खत्म हो चुकी थी। सोल डिवावरिंग बैनर भी कमजोर हो गया क्योंकि उसमें कैद आत्माएं समाप्त हो चुकी थीं। लेकिन अब सोचने का समय नहीं था, क्योंकि गंगा का 9 स्टार्स अलाइनमेंट अब सीधे सागर की ओर बढ़ रहा था। सागर पूरी तरह थक चुका था। उसकी डेमोनिक एनर्जी खत्म हो चुकी थी। वह ठीक से उड़ भी नहीं पा रहा था, बचना तो दूर की बात थी। मौत सामने देखकर उसका सारा घमंड टूट गया। मैं हार मानता हूँ, मैं हार मानता हूँ। उसने जोर से चिल्लाकर अपनी हार स्वीकार कर ली।
सागर के हार मानते ही मुकाबले के रेफरी तुरंत आगे आए और अपनी शक्तिशाली डिवाइन एबिलिटी का उपयोग करके गंगा के 9 स्टार्स अलाइनमेंट को रोक लिया। रंबल, एक भयंकर धमाका हुआ और स्टार एनर्जी चारों ओर फैल गई। उस ऊर्जा की भयावहता को महसूस करके पूरा दर्शक वर्ग स्तब्ध रह गया। किसी को विश्वास नहीं हो रहा था कि सोल कंडेंसेशन रेल्म के लेट स्टेज का एक साधक इतना शक्तिशाली हमला कर सकता है, जो लगभग वॉइड रेल्म के शुरुआती स्तर के बराबर था। जब ऊर्जा शांत हुई, रेफरी ने घोषणा की, गंगा जीत गया। इस तरह गंगा और सागर के बीच की लड़ाई समाप्त हो गई। घोषणा होते ही पूरा मैदान जयकारों से गूंज उठा, वह जीत गया, गंगा जीत गया। सागर ने फॉरबिडन डिवाइन पावर इस्तेमाल किया, फिर भी हार गया। यह अविश्वसनीय है। लेट स्टेज सोल कंडेंसेशन में होकर भी उसकी ताकत वॉइड रेल्म के बराबर है। हर कोई अब यही मान रहा था कि गंगा इस हिडन ड्रैगन टूर्नामेंट का विजेता बनेगा। भीड़ में खड़ी रोमा और नगीना के चेहरे खुशी से चमक उठे। दोनों गंगा को देख रही थीं। रोमा ने खुद को संभाल लिया, लेकिन नगीना की नज़रें उससे हट ही नहीं रही थीं। चारों तरफ एक ही नाम गूंजने लगा, गंगा, गंगा। उस पल गंगा की प्रतिष्ठा अपने चरम पर पहुंच गई। अब सदर्न 9 काउंटीज में उसका नाम गूंजेगा और कंडेंसेशन रेल्म से नीचे कोई भी उसे कम नहीं आंकेगा, यहाँ तक कि वॉइड रेल्म के शुरुआती साधक भी उसका सम्मान करेंगे। लेकिन दूसरी ओर जुबेर और सागर के लिए ये जयकारें अपमान जैसी थीं। उन्होंने दावा किया था कि 3 चालों में जीतेंगे, लेकिन गंगा ने 2 चालों में ही मुकाबला खत्म कर दिया। सागर बुरी तरह हार चुका था, सिर्फ ताकत में ही नहीं बल्कि मानसिक रूप से भी। उसका आत्मविश्वास टूट गया था और यह उसकी भविष्य की साधना पर गहरा असर डाल सकता था। तभी सागर, गंगा की आवाज गूंजी। सागर ने ऊपर देखा, उसकी आंखों में गुस्सा, बेबसी और थोड़ा सा डर भी था। गंगा ने मुस्कुराते हुए कहा, शर्त के अनुसार तुम्हारा सोल डिवावरिंग बैनर और स्टोरेज रिंग अब मेरे हैं, उन्हें सौंप दो। सागर चुप रहा, उसने झंडे को कसकर पकड़ लिया। अगर वह ये दे देता तो वह सिर्फ सामान नहीं खोता, अपना अभिमान, आत्मसम्मान और विश्वास भी खो देता। गंगा ने ठंडे स्वर में कहा, क्या हुआ, अब पीछे हटना चाहते हो? तभी अचानक मंच से एक आकृति उड़कर आई और सागर के सामने खड़ी हो गई। गंगा, चुप रहो, ज्यादा आगे मत बढ़ो वरना अच्छा नहीं होगा। ये जुबेर था। भीड़ में लोगों ने नाराजगी दिखाई, लेकिन कोई खुलकर बोल नहीं सका, क्योंकि वो अनडाइंग रेल्म का शक्तिशाली साधक था। उसी समय एलिसन ने मुस्कुराते हुए मेज से दोनों 5th ग्रेड स्पिरिट स्टोन्स उठा लिए और कहा, ब्रदर, ये अब मेरे हैं। जुबेर ने ठंडे स्वर में कहा, शर्त तो शर्त है, ले लो। लेकिन अंदर ही अंदर वह गुस्से से जल रहा था। वह पहले ही सोच चुका था कि भविष्य में मौका मिलते ही एलिसन को मारकर ये स्पिरिट स्टोन्स वापस ले लेगा, इवन अगर इससे ड्रैगन मार्शल अकेडमी से दुश्मनी क्यों ना हो जाए। एलिसन नीचे आया और गंगा के पास खड़ा होकर बोला, क्या बात है, तुम्हारा शिष्य हार गया, अब वादा भी नहीं निभाओगे? जुबेर ने ठंडे स्वर में कहा, ये तो बस बच्चों का खेल था, इसे गंभीरता से क्यों लेना? सोल डिवावरिंग बैनर और स्टोरेज रिंग बहुत कीमती हैं। एक मैच जीतकर इतना सब मांगना, ये लालच है। गंगा हंस पड़ा और बोला, अगर शर्त लगाई है तो हारने पर देना ही होगा। चाहे सोल डिवावरिंग बैनर हो या जान, हार तो हार होती है। अगर मानना नहीं है तो साफ कह दो, बहाने मत बनाओ। जुबेर की आंखों में ठंडी चमक आई, बच्चे, यहाँ बोलने का तुम्हें हक नहीं है, चुप रहो। एलिसन तुरंत बोला, क्या हुआ जुबेर, तुम्हारा शिष्य हार गया, अब तुम खुद लड़ोगे? जुबेर ने व्यंग्य से कहा, दीन, जब राजीव ने लड़ाई रोकी थी तब तुम इतने बहादुर नहीं थे, अब मेरे सामने इतने साहसी बन रहे हो? ये सुनकर एलिसन असहज हो गया और उसका चेहरा उतर गया। उसने कुछ नहीं कहा और वापस मंच पर चला गया। उसने जाते जाते गंगा से कहा, तुम्हारी वजह से मुझे ये 5th ग्रेड स्पिरिट स्टोन मिला है, चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ अन्याय नहीं करूंगा। गंगा ने ये सुनकर और भी सम्मान महसूस किया। दूसरी ओर सागर ने झुककर कहा, मास्टर, मुझसे गलती हो गई, मैंने आपको शर्मिंदा कर दिया। जुबेर ने ठंडे स्वर में कहा, ये तुम्हारी गलती नहीं है, गंगा बहुत असाधारण है। इस स्तर पर इतनी ताकत पूरे ब्लैक स्टार के इतिहास में भी बहुत कम लोगों में देखी गई है। लेकिन अगले ही पल उसकी आंखों में खतरनाक चमक आई और उसने धीमे स्वर में कहा, गंगा ने मुझसे एक 5th ग्रेड स्पिरिट स्टोन छीन लिया, चाहे कुछ भी हो, उसे जिंदा नहीं छोड़ सकते। ये सुनकर सागर की आंखों में चमक आ गई।
उसने तुरंत टेलीपैथी के माध्यम से पूछा, मास्टर, आप क्या करने वाले हैं? जुबेर ऐसे व्यवहार करते हुए जैसे कुछ हुआ ही न हो, वापस मंच पर उड़ गया और धीमे स्वर में संदेश भेजा, मैंने पता लगा लिया है कि आज विंड, फॉरेस्ट, फायर एंड माउंटेन का फ्लेम डेमन जागने वाला है। ये हमारे लिए सही मौका है। जब फ्लेम डेमन के खिलाफ लड़ाई होगी तब पूरा दृश्य अराजक हो जाएगा और उसी समय तुम मौका पाकर गंगा को मार देना। ये सुनकर सागर थोड़ा चिंतित हुआ। उसने गंगा की ओर देखा और जवाब दिया, लेकिन मास्टर, मेरी ताकत अभी भी उससे कम है, उसे मारना आसान नहीं होगा। जुबेर ने जवाब दिया, चिंता मत करो, जब फ्लेम डेमन प्रकट होगा मैं तुम्हें गोस्ट समनिंग बैनर दूंगा, उससे तुम फ्लेम डेमन को नियंत्रित कर सकोगे और गंगा को मार सकोगे। गोस्ट समनिंग बैनर, ये सुनते ही सागर बेहद खुश हो गया। वह समझ गया कि यह कोई साधारण हथियार नहीं है। उसने तुरंत धन्यवाद दिया। जुबेर ने आगे कहा, जब फ्लेम डेमन प्रकट होगा तुम गंगा को मारना और मैं एलिसन को खत्म करूंगा। उसके बाद हम त्रिलोकपुरी सिटी के बाहर मिलेंगे और तुरंत यहाँ से निकल जाएंगे। ये सुनकर सागर चौंक गया। उसने सोचा भी नहीं था कि वे एलिसन जैसे इमॉर्टल रेल्म साधक को भी मारने की योजना बना रहे हैं, लेकिन उसने ज्यादा नहीं सोचा। उसका ध्यान सिर्फ गंगा को मारने पर था। वह मन ही मन सोचने लगा कि उसे कैसे मारना है और शायद उसे यातना देकर बदला लेना है। इधर गंगा बैठा था, तभी सिया उसके पास आकर बैठी और मुस्कुराते हुए बोली, सीनियर ब्रदर, मैंने कभी नहीं सोचा था कि आपकी असली कल्टिवेशन लेट स्टेज सोल कंडेंसेशन तक है और आपकी ताकत तो वॉइड रेल्म के बराबर है। वो सच में खुश थी, क्योंकि गंगा ड्रैगन मार्शल अकेडमी का छात्र था। लेकिन ये दृश्य ओमकार को बिल्कुल पसंद नहीं आया। उसके मन में जलन और गुस्सा भर गया। सिया, तुमने कहा था कि तुम मुझे पसंद करती हो और अब गंगा के पास बैठी हो। उसका मन धीरे धीरे बिगाड़ होता जा रहा था। पहले वो अकेडमी का सबसे बड़ा प्रतिभाशाली था, लेकिन अब गंगा ने उसकी सारी चमक छीन ली थी। उसकी आंखों में जलन के साथ साथ हत्या की भावना भी झलकने लगी। दूसरी ओर वीरू ने ये सब देखा और दुखी हो गया। उसने सोचा, तेजस गलत रास्ते पर जा रहा है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो वह डेमोनिक पाथ पर गिर जाएगा। मुझे उसे समझाना होगा। उसी समय मंच पर अगली लड़ाई की घोषणा हुई, ओमकार बनाम सिया। इस बार चिट्ठी एलिसन ने निकाली थी। ओमकार की आंखों में ठंडी चमक आई। वह सिया को सबक सिखाना चाहता था। वह तुरंत अखाड़े पर कूद गया और दर्शकों ने उसका जोरदार स्वागत किया। सिया ने भी गहरी सांस ली और बोली, इस बार मैं देखूंगी कि हमारे बीच कितना अंतर है। गंगा ने उसे सावधान करते हुए कहा, जूनियर सिस्टर ले, ध्यान रखना, मुझे लगता है ओमकार तुम्हें नुकसान पहुंचा सकता है। सिया थोड़ा चौंकी, लेकिन मुस्कुराकर बोली, सीनियर ब्रदर, चिंता मत कीजिए, वह ऐसा नहीं करेगा। वह ओमकार पर भरोसा करती थी, भले ही उनके बीच तनाव आ चुका था। वो अखाड़े पर पहुंची और मुस्कुराते हुए बोली, सीनियर ब्रदर, क्या अब आप शांत हो गए? ओमकार ने ठंडे स्वर में कहा, अब ये लड़ाई है, ध्यान लगाओ, बाकी बातें मत करो। सिया को थोड़ा दुख हुआ, लेकिन उसने खुद को संभाला और कहा, कृपया दया दिखाइए। ओमकार ने सिर हिलाया, चिंता मत करो, मैं तुम्हें चोट नहीं पहुंचाऊंगा। ये सुनकर सिया को थोड़ी राहत मिली। तभी रेफरी ने घोषणा की, सिया बनाम ओमकार, शुरू। सिया ने तलवार निकाली और कहा, सीनियर ब्रदर, मैं। लेकिन वह अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाई थी कि ओमकार पहले ही हमला कर चुका था। उसकी ट्रू एसेंस की भयंकर लहर और 8वें स्तर की मैड लेपर्ड इंटेंट ने सिया को अंदर तक हिला दिया। यह क्या, वो समझ नहीं पाई कि ओमकार ने शुरुआत में ही इतनी ताकत क्यों दिखाए। तभी उसके कानों में ओमकार की ठंडी आवाज गूंजी, सिया, हम दोनों एक साथ होने वाले थे, लेकिन तुमने मुझे धोखा दिया और गंगा को चुना। अब मैं तुम्हें सजा दूंगा। ये सब तुम्हारी गलती है और तुम इसकी हकदार हो। तुम इसके लायक थी। ओमकार के ये शब्द सिया के मन में गूंजते रहे। वह पूरी तरह स्तब्ध रह गई। उसने कभी नहीं सोचा था कि जिस सीनियर ब्रदर को वह इतना सम्मान देती थी, वही उसे चोट पहुंचाना चाहता है। मैंने आखिर गलत क्या किया? उसके मन में सवालों का तूफान उठ गया। क्या सिर्फ गंगा से बात करना और दोनों के बीच का झगड़ा खत्म करने की कोशिश करना गलत था? वह गहरे विचारों में खो गई और उसी पल उसने अपनी रक्षा करना ही भूल गई। बैंग! बिना किसी बचाव के ओमकार का हमला सीधे उस पर पड़ा। उसका शरीर खून की धुंध में उछल गया और वह अखाड़े के बाहर जा गिरी। पूफ! सिया ने खून उगला और जमीन पर पड़ी रह गई। जीवित है या नहीं, कोई नहीं जानता था।
पूरा मैदान हिल गया। उसने बचाव क्यों नहीं किया? ये कुछ गलत लग रहा है। वह हार मान सकती थी। खुद को इतनी गंभीर चोट क्यों दी? ओमकार भी कुछ पल के लिए हक्का बक्का रह गया। वह उसे सबक सिखाना चाहता था, लेकिन उसने यह उम्मीद नहीं की थी कि सिया बिल्कुल प्रतिक्रिया ही नहीं देगी। वो तुरंत उसके पास भागा। जूनियर सिस्टर लव, क्या हुआ? तुमने बचाव क्यों नहीं किया? सिया ने धीरे धीरे आंखें खोलीं। उसके दिल में कड़वाहट भर चुकी थी, क्योंकि वह जान चुकी थी अभी जो चिंता ओमकार दिखा रहा है वह झूठी है। असली भावना वही थी जो उसने टेलीपैथी में कही थी। कमजोर आवाज में उसने पूछा, सीनियर ब्रदर, क्या मैं गलत थी? मैंने क्या गलती की? उसकी आंखों में दर्द था। आप मुझसे नफरत क्यों करते हैं? मैंने कभी आपको धोखा नहीं दिया, मैं सिर्फ आपसे प्यार करती हूँ। ये कहते कहते उसकी सारी ताकत खत्म हो गई और वो बेहोश हो गई। ये शब्द ओमकार के दिल पर हथौड़े की तरह लगे। एक पल के लिए उसके चेहरे पर पछतावा और दया झलक गई, लेकिन अगले ही पल उसका चेहरा फिर ठंडा हो गया। तुम इसके लायक थी। फिर भी वो उसे उठाकर मंच की ओर ले गया और बोला, डीन, कृपया उसे बचाइए। एलिसन ने तुरंत 5 पैटर्न मिस्टिक पिल दी और उसकी दवा का असर फैलाया। धीरे धीरे सिया की हालत सुधरने लगी। उसने काला खून उगला और आंखें खोल दीं। एलिसन ने राहत की सांस ली और कहा, उसे वापस ले जाओ, आराम करने दो। ओमकार उसे लेकर गया और एक महिला शिष्या को सौंप दिया। सिया ने आखिरी बार उससे पूछा, मेरे सवाल का जवाब। लेकिन ओमकार ने ठंडे स्वर में कहा, ठीक होने के बाद बात करेंगे। वह वापस अपनी सीट पर आ गया, जैसे कुछ हुआ ही न हो। दूसरी ओर वीरू ने ये सब देखा और मन ही मन आह भरी। तेजस भटक गया है। दर्शकों ने राहत की सांस ली कि सिया बच गई। गंगा ने ठंडे स्वर में ओमकार से कहा, तुमने जो किया उसके लिए हिम्मत चाहिए। वह सब समझ गया था, लेकिन बाकी लोग नहीं। ओमकार ने मुंह फेर लिया, मुझे नहीं पता तुम क्या कह रहे हो। अब केवल एक मुकाबला बाकी था। अंकित भले ही घायल था, फिर भी अपनी गहरी नींव और ताकत के कारण शोभित को हरा दिया। इस तरह टॉप 3 तय हो गए, गंगा, ओमकार और अंकित। ड्रैगन मार्शल अकेडमी के शिष्य खुशी से झूम उठे, हमारे 2 लोग टॉप 3 में। इस बार रॉयल फैमिली को पीछे छोड़ दिया। पूरा मैदान गंगा और ओमकार के नाम से गूंज उठा। अंकित की ताकत के बावजूद लोग उसे ज्यादा सम्मान नहीं दे रहे थे, क्योंकि वह पहले जीवन मृत्यु की लड़ाई से भाग चुका था। तभी राजीव ने घोषणा की, अब अंतिम 3 एक दूसरे से लड़ेंगे। जो 2 मैच जीतेगा वह पहला स्थान पाएगा, एक जीतने वाला दूसरा, और जो कोई भी मैच नहीं जीतेगा वह तीसरे स्थान पर रहेगा। अब असली फाइनल शुरू होने वाला था, अ वॉर ऑफ अट्रिशन। राजीव द्वारा घोषित नियमों को सुनकर गंगा की पलकें हल्की सी फड़क उठी। उसने दूर बैठे ओमकार और अंकित की ओर देखा और उसकी आंखों में ठंडी चमक उभर आए। वो इन दोनों में से किसी को भी छोड़ने का इरादा नहीं रखता था। हालांकि हिडन ड्रैगन टूर्नामेंट में हत्या करना मना था, लेकिन उसने तय कर लिया था कि वह इन दोनों को अपाहिज बना देगा। खासतौर पर ओमकार। सिया उसके प्रति पूरी तरह समर्पित थी, फिर भी उसने उसे नुकसान पहुंचाया। यह आदमी सच में बेहद निर्दयी था। इस समय पूरा दर्शक वर्ग भी बेहद उत्साहित था। 5 दिनों की प्रतियोगिता के बाद हिडन ड्रैगन टूर्नामेंट आखिरकार अपने अंतिम चरण में पहुंच चुका था, जहां शीर्ष 3 स्थानों का फैसला होना था। हालांकि अधिकांश लोग मानते थे कि गंगा पहले ही पहला स्थान पक्का कर चुका है, लेकिन फिर भी सभी ये देखना चाहते थे कि अंतिम लड़ाई कैसे होगी। इसके अलावा ओमकार और अंकित के बीच की लड़ाई भी बेहद दिलचस्प थी। दोनों में से कौन ज्यादा ताकतवर है, ये कहना मुश्किल था। लेकिन तभी, जब सब लोग उत्सुकता से इंतजार कर रहे थे, राजीव ने अचानक कहा, अब पूरे दर्शक 2 घंटे का विश्राम करेंगे। अंतिम मुकाबला 2 घंटे बाद होगा। ये सुनते ही पूरे दर्शकों पर जैसे ठंडा पानी पड़ गया। कोई भी खुश नहीं था। 2 घंटे का आराम क्यों? हाँ, अभी क्यों नहीं जारी रखते? ब्रेक की क्या जरूरत है? योर हाइनेस, कृपया हमें इसका कारण बताइए। दर्शकों के सवालों को राजीव ने बिल्कुल गंभीरता से नहीं लिया। वो तुरंत उठ खड़ा हुआ, अपने निवास पर जाकर 2 घंटे आराम करने के इरादे से। लेकिन एलिसन ने उसे रोककर पूछा, ब्रदर आरजे, क्या आपको यह नहीं बताना चाहिए कि हमें 2 घंटे क्यों इंतजार करना होगा? राजीव ने कहा, गंगा, ओमकार और अंकित अभी लड़ाई खत्म करके आए हैं और अपनी सबसे अच्छा स्थिति में नहीं हैं। इसके अलावा पिछली लड़ाई में उनकी ऊर्जा की खपत भी समान नहीं थी।
अगर हम अभी जारी रखते हैं तो यह उनके साथ अन्याय होगा। 2 घंटे बाद जब सभी अपनी चरम स्थिति में होंगे तब लड़ाई अधिक निष्पक्ष होगी। एलिसन ने कहा, हम कल्टिवेटर्स हैं, लड़ाई में हमें किसी भी परिस्थिति का सामना करना पड़ सकता है। ऐसी कोई चीज़ नहीं होती जिसे पूर्ण निष्पक्षता कहा जाए। मेरा मानना है कि प्रतियोगिता अभी जारी रहनी चाहिए। दोनों को बहस करते देख विनोद तटस्थ बना रहा और एक तरफ बैठा रहा। जुबेर ने राजीव की ओर देखा और उसके मन में एक विचार आया, क्या वह समय खींच रहा है ताकि जयेश जाग सके? अगर ऐसा है तो ये तो बिल्कुल सही होगा। ये बाई इस मौके का फायदा उठाकर गंगा को मार सकता है। और लगता है एलिसन को अभी तक जयेश के बारे में कुछ पता नहीं चला। तब मैं एलिसन को भी चौंका सकता हूँ। ये सोचकर जुबेर बोला, मुझे लगता है ब्रदर ऋषु जी सही कह रहे हैं। 2 घंटे इंतजार करना ज़्यादा उचित होगा। एलिसन ने भौहें सिकोड़ ली, लेकिन समझ गई कि वह बहस नहीं जीत सकती, इसलिए चुपचाप बैठ गई। राजीव हवा में उड़ा और अंकित को आंख से इशारा किया। अंकित उसके पीछे चल पड़ा और दोनों अपने निवास की ओर लौट गए। इसके तुरंत बाद जुबेर भी मंच से चला गया। गंगा ने कुछ देर तक देखा और पाया कि सागर भी उनके पीछे गया, जैसे वे कुछ योजना बना रहे हों। अजीब है, ये लोग समय खींच रहे हैं। क्या ये किसी चीज़ का इंतजार कर रहे हैं? गंगा को शक हुआ, लेकिन फिलहाल उसे कुछ समझ नहीं आया। कुछ और करने को न होने पर वह अपने निवास की ओर लौट पड़ा, सिया से मिलने के लिए। हालांकि वे सिर्फ साधारण सहशिष्य थे, लेकिन सिया ओमकार से कहीं अधिक दयालु और अच्छी थी, इसलिए वह शिष्टाचारवश उसे देखने गया। लेकिन आश्चर्य की बात यह रही कि दरवाजा खटखटाने पर उसे अंदर नहीं आने दिया गया। सिया उससे मिलने से मना कर चुकी थी। हालांकि उसने कारण नहीं बताया, लेकिन गंगा ने तुरंत समझ लिया। लगता है ओमकार नाराज हो गया क्योंकि सिया मुझसे ज्यादा करीब हो रही थी, इसलिए उसने उसे घायल कर दिया। अब सिया मुझसे दूरी बना रही है ताकि कोई शक न हो। सिर हिलाते हुए गंगा ने अपनी जूनियर सिस्टर से कहा कि सिया को अच्छे से आराम करने को कहे, और फिर वापस मुड़कर हिडन ड्रैगन टूर्नामेंट के स्थल पर लौट गया। क्या सीनियर ब्रदर चले गए? सिया बिस्तर के किनारे बैठी अपनी जूनियर सिस्टर से पूछी। हाँ, वो चले गए। अच्छा है। सिया ने राहत की सांस ली, लेकिन अचानक उसे थोड़ी बेचैनी महसूस हुई। वह गंभीर रूप से घायल थी और गंगा उसे देखने आया था, लेकिन ओमकार कहीं नजर नहीं आया। फिर भी उसने ओमकार को दोष नहीं दिया। उसने सोचा, शायद सीनियर ब्रदर अभी लड़ाई में व्यस्त है, इसलिए नहीं आ पाया। लेकिन उसे यह नहीं पता था कि इस समय सभी 2 घंटे का आराम कर रहे थे। रॉयल रेजिडेंस अपनी कुर्सी पर बैठे राजीव ने गंभीर स्वर में अंकित से कहा, गंगा जैसा प्रतिभाशाली व्यक्ति अगर हमारे रॉयल फैमिली के लिए काम करता तो अच्छा होता, लेकिन वह हमारे खिलाफ खड़ा है। वह हमारा दुश्मन है। अब ये सिर्फ तुम्हारा व्यक्तिगत झगड़ा नहीं है। हमें उसे मारना ही होगा ताकि भविष्य का खतरा खत्म हो सके। अंकित ने गंभीर भाव से कहा, ग्रेट ग्रैंडफादर, मैंने नहीं सोचा था कि गंगा इतना मजबूत होगा। लगता है कि अगर मैं हेवनली कॉल्ड्रन पिल भी ले लूं तो भी उसे हराना मुश्किल होगा। राजीव बोला, जल्दी मत करो हेवनली कॉल्ड्रन पिल लेने में। मैं तुम्हें होली एम्परर द्वारा बनाई गई सोल चेसिंग स्लीव एरो देने वाला हूं। इसमें अभी 3 बार इस्तेमाल करने की क्षमता है और हर एक वार वॉइड रेल्म के मध्य स्तर के कल्टिवेटर को मार सकता है। जब तुम्हारे पास ये होगा तो चाहे गंगा कितना भी मजबूत हो, वो तुम्हारा मुकाबला नहीं कर पाएगा। स्लीव में छिपा आत्मा पीछा करने वाला तीर। अंकित का चेहरा खुशी से चमक उठा। ग्रेट ग्रैंडफादर, चिंता मत कीजिए, मैं इसे संभाल कर रखूंगा और एक ही तीर में गंगा को मार दूंगा। अच्छा है। राजीव ने सिर हिलाया और अपने स्टोरेज रिंग से एक कलाई पर पहनने वाली वस्तु निकाली। यह एक छोटा हिडन वेपन बॉक्स था, पूरा काला, कलाई पर फिट होने वाला। इसमें सिर्फ एक तीर निकलने का स्थान था, लेकिन कोई तंत्र या तीर दिखाई नहीं दे रहा था। राजीव ने इसे अंकित को देते हुए कहा, मैं अभी समय खींच रहा हूँ। करीब 2 घंटे में फ्लेम डेमन प्रकट होगा। उस समय तुम्हें फ्लेम डेमन से नहीं लड़ना है, सीधे गंगा को मारने जाना है। इस छिपे हुए तीर से गंगा को मारना बहुत आसान होगा। अंकित के चेहरे पर अहंकार झलक उठा। जुबेर का निवास। जुबेर ने सागर को घुसमनिंग बैनर दिया। यह एक छोटा सा झंडा था, लगभग आधा मीटर लंबा और दिखने में साधारण सोल स्वॉलोइंग बैनर जितना प्रभावशाली नहीं। लेकिन जुबेर इस तकनीक का लंबे समय से अभ्यास कर रहा था।
इस गोस्ट बैनर की मदद से जब दानवी ऊर्जा छोड़ी जाती है तो कुछ समय के लिए अन्य प्राणियों और वस्तुओं को नियंत्रित किया जा सकता है। जितनी कम बुद्धि होगी उतना आसान कंट्रोल होगा। सागर ने बैनर लेते ही जुबेर बोला, जैसे ही फ्लेम घोस्ट प्रकट हो तुम तुरंत कार्रवाई करना और गंगा का शिकार करना, बाकी किसी चीज की चिंता मत करना। जी मास्टर। सागर की आंखों में ठंडी चमक उभरी और वह खतरनाक मुस्कान के साथ बोला, हून गंगा तुम्हारी मौत अब करीब है। सागर ने घोस्ट समनिंग बैनर को रख लेने के बाद जुबेर ने पूछा, यीबो, अभी जब तुम गंगा से लड़ रहे थे तुमने जबरदस्ती सोल डेमन स्लेयर का इस्तेमाल किया और उसका बैकलैश झेला, अब तुम्हारी हालत कैसी है? सागर का चेहरा गंभीर हो गया। उसने सोचते हुए कहा, मेरी डेमोनिक एनर्जी काफी कम हो गई है और मुझे कुछ आंतरिक चोटें भी आई हैं। तुम्हारी प्रेजेंट स्थिति को देखते हुए तुम शायद गोस्ट समनिंग बैनर का उपयोग नहीं कर पाओगे। लगता है हमें तुम्हें एक पिल देनी पड़ेगी। एक एल्केमिस्ट होने के नाते जुबेर के पास पिल्स की कोई कमी नहीं थी। उसने कुछ सोचकर एक बोतल निकाली और कहा, यह डेमोनिक ट्रांसफॉर्मेशन पिल है, फ्लेम डेमन के प्रकट होने पर इसे लेना। ये तुम्हें फिर से तुम्हारी पीक कॉम्बैट स्ट्रेंथ पर पहुंचा देगी और 2 घंटे तक बनाए रखेगी। लेकिन इसके साइड इफेक्ट्स भी हैं। 2 घंटे बाद तुम्हारी कॉन्शियसनेस डीमोनाइज्ड हो जाएगी और केवल मारने की इच्छा से भर जाएगी। हालांकि चिंता मत करो, इन साइड इफेक्ट्स को किसी को मारकर और उसे रिफाइन करके खत्म किया जा सकता है। सागर ने डेमोनिक पिल लेते हुए कहा, मास्टर, जब फ्लेम डेमन प्रकट होगा मैं गंगा को मारने के बाद विंडफायर सिटी के बाहर आपका इंतजार करूंगा। जुबेर ने शांत स्वर में कहा, अगर समय मिला तो लड़ाई के दौरान मचे केओस का फायदा उठाकर कुछ और लोगों को भी मार लेना, उनके दिल निकालकर एल्केमी में इस्तेमाल करना ताकि डेमोनिक पिल के साइड इफेक्ट्स खत्म हो जाएं। उसके लिए किसी को मारना और उसका दिल निकालना जैसे बिल्कुल सामान्य बात थी। समझाने के बाद दोनों वापस वेन्यू की ओर लौट गए। कल्टिवेटर्स के लिए 2 घंटे ज़्यादा लंबे नहीं होते, लेकिन हिडन ड्रैगन टूर्नामेंट का दर्शक वर्ग अब अधीर हो चुका था। आखिरकार टॉप 3 की अंतिम लड़ाई शुरू होने वाली थी और अचानक ब्रेक मिल गया। ये सबके लिए ठंडे पानी जैसा था। 2 घंटे बाद किसी ने पुकारा, योर हाइनेस, अब लड़ाई जारी करें, समय हो गया। राजीव ने देरी नहीं की। उसने तुरंत हिडन बॉक्स निकाला और कहा, तीनों शक्तिशाली प्रतिभागी एक एक करके लड़ेंगे। कुल 3 मुकाबले होंगे। सभी लड़ेंगे, इसलिए पेयरिंग में फर्क नहीं, सिर्फ क्रम का फर्क है। अब मैं पहले मुकाबले के लिए 2 नाम निकालूंगा। ये कहकर उसने बॉक्स में हाथ डाला और 2 टोकन्स निकाले जिन पर गंगा और ओमकार के नाम लिखे थे। टोकन देखकर एलिसन ने व्यंग्य करते हुए कहा, ब्रदर ऋषु जी, आपकी लॉटरी ड्रॉ तो साफ साफ चीटिंग लग रही है। राजीव शांत रहा और बोला, वे दोनों देर से लड़ेंगे ही, इसलिए मुझे चीटिंग करने की जरूरत नहीं। एलिसन मुस्कुराई और बोली, लेकिन उन्होंने अभी लड़ाई की है और अंकित को एक एक्स्ट्रा मैच आराम करने के लिए मिल गया। यह आपकी फेयरनेस की बात से मेल नहीं खाता। राजीव ने बहस बंद की और घोषणा की, पहला मुकाबला गंगा बनाम ओमकार। ये सुनते ही पूरे स्टेडियम में चर्चा छिड़ गई। दोनों ड्रैगन मार्शल अकेडमी से हैं। ओमकार को हमेशा नंबर 1 माना जाता था, लेकिन अब लगता है कि वह गंगा से कमजोर है। शायद ओमकार यह मुकाबला हार जाएगा। ओमकार का चेहरा गंभीर हो गया। वह जानता था कि गंगा से लड़ाई टालना अब संभव नहीं है, लेकिन वह लड़ना नहीं चाहता था क्योंकि उसे पता था कि वह गंगा का मुकाबला नहीं कर सकता। वह सबके सामने हारना नहीं चाहता था, फिर भी ये लड़ाई टाली नहीं जा सकती थी। खुद को संभालकर ओमकार मंच पर कूद पड़ा। उसने फॉपैटन शैन वेपन लॉन्ग सॉर्ड निकाली और गंगा की ओर गंभीरता से देखा। गंगा भी मंच पर आया, होठों पर ठंडी मुस्कान थी। उसने वॉइस ट्रांसमिशन से कहा, ओमकार, सिया तुम्हारे लिए पूरी तरह समर्पित है, फिर भी तुमने उसे बेरहमी से घायल किया। तुम सच में निर्दयी हो। तुम दोनों के बीच सच में कुछ चल रहा है। ओमकार ने ठंडे स्वर में गंगा पर आरोप लगाया। रेफरी ने घोषणा की, गंगा बनाम ओमकार, शुरू कर। रेफरी के बोलने से पहले ही जमीन के नीचे से एक भयानक गर्जना गूंजी। पूरी धरती जोर से कांप उठी, जैसे कोई बड़ा भूकंप आ गया हो। क्या हुआ? ये क्या हो रहा है? पूरा हिडन ड्रैगन टूर्नामेंट स्थल हैरानी में डूब गया। धड़ाम। अरेना, जो अरे से सुरक्षित था और सोल कंडेंसेशन रेल्म के कल्टिवेटर्स के लिए भी अटूट था, उसमें एक विशाल दरार पड़ गई।
दरार बीच से फैलते हुए पूरे अरेना को 2 हिस्सों में बांट गई। पहले यह आधा मीटर चौड़ी थी, लेकिन देखते ही देखते 10 मीटर से ज़्यादा चौड़ी हो गई। नीचे झांकने पर लाल तपता हुआ मैग्मा बह रहा था, जिसकी गर्मी इतनी तीव्र थी कि जैसे नसें भी जल जाएं। रोआर, दरार के अंदर से एक भयानक गर्जना आई जिसमें इतनी ताकत थी कि सुनने वालों के दिल में डर बैठ गया। साथ ही भयंकर एनर्जी फ्लक्चुएशंस भी महसूस हो रही थीं। स्पष्ट था नीचे कुछ बहुत शक्तिशाली मौजूद था। धड़ाम! अचानक अरेना के नीचे से कुछ फटकर बाहर निकला। पूरा अरेना चकनाचूर हो गया। प्रोटेक्टिव फॉर्मेशन पूरी तरह बेकार साबित हुई। और फिर एक विशाल फायर जायंट बाहर निकला। उसका शरीर मोल्टन मैग्मा से बना था और आग की लपटें उसमें से भड़क रही थीं। वो 200 मीटर से भी ऊंचा था, मानो कोई अग्नि देवता अवतरित हो गया हो। उसकी आंखें आग से बनी थीं और उसने पूरे मैदान पर नजर दौड़ाई। फिर उसने मुंह खोलकर गरजते हुए कहा फायर, और तुरंत उसने मैग्मा की भयानक धाराएं भीड़ की ओर फेंकी। भागो! लोग घबराकर इधर उधर भागने लगे। कंडेंसेशन रेल्म के कल्टिवेटर्स तो बच निकले, लेकिन पर्पल मैंशन रेल्म और ट्रांसेंडेंट रेल्म के लोग मैग्मा की चपेट में आ गए। वे तुरंत आग की लपटों में घिर गए और कुछ ही सेकंड में राख बन गए। यह क्या है? बहुत डरावना। इसकी एनर्जी इमॉर्टल रेल्म तक पहुंच गई है। यह आखिर हुआ क्या? ये चीज़ यहाँ क्यों आई? पूरा मैदान दहशत से भर गया। तीनों की लड़ाई रोकनी पड़ी। गंगा पीछे हट गया, मैग्मा जायंट से दूरी बनाते हुए। उसने गड्ढे की ओर देखा जहां विंड, फॉरेस्ट और वॉल्केनो का मिश्रण था और उसकी आंखें गंभीर हो गईं। वो बुदबुदाया, क्या ये फ्लेम डेमन है? गर्र! जैसे ही वो सोच रहा था, पूरे हिडन ड्रैगन टूर्नामेंट स्थल के नीचे से लगातार विस्फोट होने लगे। अगले ही पल पूरी जमीन फट गई और हर तरफ से लावा बाहर निकलने लगा। धरती से झुलसा देने वाला लाल मैग्मा फट पड़ा, जो सैकड़ों मीटर की ऊंचाई तक उठ गया। उसकी भयावह गर्मी देखकर हर कोई स्तब्ध रह गया। जो कल्टिवेटर्स समय पर बच नहीं पाए, वे सीधे लावा की चपेट में आ गए। जिनकी कल्टिवेशन कमज़ोर थी, वे तुरंत आग की लपटों में घिरकर राख बन गए। जिनकी कल्टिवेशन ऊंची थी, उनकी हालत थोड़ी बेहतर रही। वे मरे तो नहीं, लेकिन बुरी तरह झुलस गए। जल्दी ऊपर उड़ो, सब लोग हवा में चले जाओ, किसी ने जोर से चिल्लाया और हिडन ड्रैगन कॉन्फ्रेंस के पूरे स्थल पर मौजूद लोग तुरंत आसमान में उड़ गए। गड़गड़ाहट जैसे ही सबने उड़ान भरी, हिडन ड्रैगन टूर्नामेंट का पूरा मैदान ध्वस्त हो गया और उफनते लावे में डूब गया। हाल ही में बने घर लावे में समा गए और बिना कोई निशान छोड़े गायब हो गए। पल भर में पूरा स्थल लावे के समुद्र में बदल गया। बाल बाल बचे। सबके चेहरे पर डर साफ झलक रहा था। वे शुक्रगुजार थे कि समय रहते बच निकले, नहीं तो लावे में समाकर निश्चित मौत हो जाती। लेकिन इससे पहले कि वे संभल पाते, उन्होंने देखा कि लावे से बने इंसान निकलने लगे, कुछ बहुत बड़े, कुछ छोटे। सबसे बड़ा करीब 200 मीटर का था, जबकि सबसे छोटा केवल आधा मीटर ऊंचा। ये लावा ह्यूमन बहुत तेजी से बन रहे थे। पलक झपकते ही पूरे लावा क्षेत्र में कम से कम 1 लाख दिखाई देने लगे। जलाओ, जलाओ, सब कुछ जला दो! लावा ह्यूमन की सेना दहाड़ते हुए हवा में कूद पड़ी और आसमान में मौजूद लोगों पर टूट पड़ी। जैसे जैसे वे करीब आए, उनकी गर्मी और भयावह आभा और भी बढ़ती गई, जिससे सभी के चेहरे गंभीर हो गए। सबसे बड़ी समस्या ये थी कि किसी को समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर हो क्या रहा है। मर जाओ! जैसे ही एक लावा ह्यूमन आगे बढ़ा, सोल कंडेंसेशन स्टेज के शिखर पर मौजूद एक कल्टिवेटर ने अपनी विशाल कुल्हाड़ी से वार किया। उसका वार 100 मीटर तक फैला हुआ था। जैसे ही उसने प्रहार किया, दर्जनों लावा ह्यूमन तुरंत फट गए और चिंगारियों की तरह बिखर गए। चिंता मत करो, ये राक्षस हमारे सामने कुछ नहीं है, वो कल्टिवेटर गर्व से बोला, लेकिन उसने देखा कि बाकी सभी के चेहरे और भी गंभीर हो गए हैं। वो चौंक कर देखने लगा और तब उसने देखा कि जो लावा बिखरा था, वह दूसरे लावा ह्यूमन पर गिरकर उनके शरीर को बड़ा और शक्तिशाली बना रहा था। और जो लावा इकट्ठा हुआ, वह फिर से नए लावा ह्यूमन बन गया। तब उस कल्टिवेटर को समझ आया कि इन प्राणियों को मारना लगभग असंभव है। ये देखकर गंगा की आंखों में चमक आई। उसने मन ही मन सोचा, फ्लेम गोस्ट, सच में फ्लेम गोस्ट ही है। उसने राजीव की दिशा में देखा और सोचा, हिडन ड्रैगन टूर्नामेंट के लिए यही जगह क्यों चुनी गई? क्या ये सब जयश की वजह से है? इसी सोच में डूबे हुए गंगा के सामने नीचे लावा झील से निकली फ्लेम डीमंस की सेना पहले ही ह्यूमन कल्टिवेटर्स से भिड़ चुकी थी।
जैसे ही युद्ध शुरू हुआ, राजीव ने चिल्लाकर कहा, ये फ्लेम डीमंस हैं, सब लोग मिलकर हमला करो और इन्हें खत्म करो। ये कहकर वो खुद हथियार लेकर उस 200 मीटर ऊंचे विशाल फ्लेम डेमन की ओर दौड़ा जो सबसे पहले प्रकट हुआ था। उसकी गति तेज थी और हमला बेहद शक्तिशाली। एक ही वार में उसने फ्लेम डेमन के सीने और पेट को भेद दिया। लेकिन उस दैत्य को कोई दर्द नहीं हुआ। उसने अपने सीने के बड़े छेद की परवाह ही नहीं की, बल्कि उछलकर अपनी विशाल अग्निमय हथेली से राजीव को पकड़ने की कोशिश की। तुरंत दोनों के बीच भयंकर युद्ध शुरू हो गया। उधर आसमान में भी हर कोई युद्ध में उलझ चुका था। यहाँ तक कि एलिसन, विनोद और जुबेर जैसे अनडाइंग रेल्म के कल्टिवेटर्स और दर्जनों वॉइड रेल्म के कल्टिवेटर्स भी युद्ध में कूद पड़े। कुछ ही पलों में आसमान में लावा उछलने लगा, आग की लपटें नाचने लगीं। पूरा दृश्य अद्भुत और भयावह दोनों था। ह्यूमन कल्टिवेटर्स अधिक चतुर थे और उनके पास ज़्यादा तरीके थे, इसलिए शुरुआत में उन्हें बढ़त मिली और वे लगातार फ्लेम डीमंस को तोड़ते रहे। लेकिन फ्लेम डीमंस को मारना आसान नहीं था, उन्हें पूरी तरह नष्ट करना पड़ता था। अगर वे सिर्फ फटते थे तो उनका लावा गिरने से पहले ही फिर से इकट्ठा होकर नए फ्लेम डीमंस बन जाता था। इस तरह भले ही वे कमज़ोर दिख रहे थे, उनकी संख्या लगभग कम नहीं हो रही थी। इसके अलावा लावा झील से लगातार नए फ्लेम डीमंस बनकर निकल रहे थे और युद्ध में शामिल हो रहे थे। ये फ्लेम डीमंस आखिर हैं क्या? इन्हें पूरी तरह नष्ट किए बिना मारा ही नहीं जा सकता। सावधान रहो, लावे को मत छूना वरना तुरंत जल जाओगे। वहाँ एक अनडाइंग रेल्म की ताकत वाला फ्लेम डेमन है, कोई सीनियर जाकर उसे रोको, नहीं तो हम सब खत्म हो जाएंगे। रॉयल फैमिली क्या साजिश कर रही है? हिडन ड्रैगन टूर्नामेंट यहाँ क्यों रखा गया? आसमान में भयंकर अराजक युद्ध छिड़ गया। फिलहाल दोनों पक्ष बराबरी पर थे, लेकिन अगर यही हाल रहा तो ह्यूमन पक्ष के लिए ये स्पष्ट रूप से नुकसानदायक साबित होगा। तभी नीचे लावा झील के चारों ओर स्थित विंड फॉरेस्ट वॉल्केनो से बड़ी संख्या में फ्लेम डीमंस फूट पड़े। हालांकि वे उतने शक्तिशाली नहीं थे जितने लावा झील से निकले थे, लेकिन फिर भी ट्रांसेंडेंट रेल्म से ऊपर थे। धड़ाम धड़ाम धड़ाम, तोपों जैसी गूंजती आवाजें पूरे फिंगलन वॉल्केनो में फैल गईं, जैसे सभी ज्वालामुखी एक साथ फट पड़े हों। गाढ़ा लावा आसमान में उछला और विशाल अग्निस्तंभ बन गए, जो हवा में उड़ती ज्वालामुखीय राख से मिल गए। ऐसे सैकड़ों अग्निस्तंभ बने, दृश्य अत्यंत भव्य था। जब ये अग्निस्तंभ फटे तो वे अनगिनत फ्लेम डीमंस में बदल गए, जो सिर्फ हिडन ड्रैगन टूर्नामेंट की ओर ही नहीं बल्कि हर दिशा में फैल गए। स्पष्ट था कि इन फ्लेम डीमंस का लक्ष्य केवल वहां मौजूद लोग ही नहीं थे। इसके तुरंत बाद तेज हवा के साथ आसमान में घूमते मैग्मा से भी कई फ्लेम डीमंस निकलकर नीचे ह्यूमन पर टूट पड़े। जलाओ, आग, सब कुछ जला दो। क्षण भर में ऊपर, नीचे और चारों ओर से फ्लेम घोस्ट्स की सेना उमड़ पड़ी और हिडन ड्रैगन असेंबली में मौजूद सभी लोगों को घेर लिया। संख्या और स्थिति देखकर साफ था कि अब फ्लेम डीमंस की सेना पूरी तरह हावी हो चुकी थी। इससे ह्यूमन कल्टिवेटर्स के मन में भय भर गया। अगर वे पहले ही भाग जाते तो शायद फेंगलिंशन से सुरक्षित निकल सकते थे, लेकिन उन्होंने राजीव के आदेश का पालन किया और जयेश के खिलाफ लड़ाई में उतर गए। किसे पता था कि वे इस तरह चारों ओर से घिर जाएंगे, जहां से निकलने का कोई रास्ता ही नहीं बचेगा। राजीव, जो पहले हिडन ड्रैगन असेंबली के लोगों का इस्तेमाल जयेश से निपटने के लिए करना चाहता था, अब उसका चेहरा भी बदल गया, क्योंकि जयेश की संख्या और शक्ति उसकी उम्मीद से कहीं ज्यादा थी। धत तेरे की, इस बार फ्लेम डीमंस का विस्फोट इतना भयानक कैसे हो सकता है? राजीव का चेहरा गंभीर हो गया और उसे एहसास हुआ कि कुछ गड़बड़ है। उसी समय एलिसन उड़कर उसके पास आया और दोनों मिलकर उस 200 मीटर ऊंचे फ्लेम डेमन से लड़ने लगे। वो जोर से बोला, ब्रदर ऋषु जी, आखिर हो क्या रहा है? ऐसा मत कहो कि तुम्हें कुछ पता ही नहीं। अब राजीव ने बात छुपाई नहीं और भारी आवाज में कहा, फ्लेम डीमंस का यह विस्फोट रॉयल फैमिली की अपेक्षा में था। हिडन ड्रैगन टूर्नामेंट को यहाँ आयोजित करने का मकसद यही था कि इस मौके पर फ्लेम डीमंस को खत्म किया जाए, लेकिन किसी ने नहीं सोचा था कि उनकी संख्या और शक्ति इतनी ज्यादा होगी। अगर तुम्हारी रॉयल फैमिली खुद हस्तक्षेप करती तो फ्लेम डीमंस को दबाया जा सकता था, लेकिन तुमने हमें इस्तेमाल किया और हमें इस खतरनाक स्थिति में डाल दिया। ये समझते ही कि उन्हें मोहरा बनाया गया है, एलिसन के चेहरे पर गुस्सा साफ दिखने लगा। उसने चारों ओर चल रही भयंकर लड़ाई को देखा, फिर ड्रैगन मार्शल अकेडमी के लोगों की ओर ध्यान दिया।
उसने पाया कि कई शिष्य पहले ही मारे जा चुके थे, और अगर यही चलता रहा तो सब खत्म हो जाएंगे। अगर हम फ्लेम डीमंस को नहीं भी हरा सकते तो कम से कम बाहर निकलने का रास्ता तो बनाना ही होगा। एलिसन ने थोड़ी देर सोचा, फिर अपनी पूरी शक्ति जुटाकर उस विशाल फ्लेम गोस्ट पर हमला किया और चिल्लाया, राजीव, हमें मिलकर इस अनडाइंग रेल्म के फ्लेम गोस्ट को जल्दी खत्म करना होगा और बाकी लोगों के लिए रास्ता बनाना होगा। नहीं, हमें फ्लेम डेमन को खत्म करना ही होगा। अगर ये विंड फॉरेस्ट फायर माउंटेन से बाहर निकल गए तो सदर्न 9 काउंटीज में भयंकर आपदा आ जाएगी। हालांकि राजीव निर्दयी था, लेकिन रॉयल फैमिली का सदस्य होने के नाते उसे डिवाइन एम्पायर की सुरक्षा की चिंता थी। फ्लेम डीमंस को रोकना उसकी जिम्मेदारी थी। ये सुनकर एलिसन नाराज हो गया और ठंडे स्वर में बोला, जरा अपनी हालत भी देखो, क्या तुम्हें लगता है कि हम अभी फ्लेम घोस्ट्स को हरा सकते हैं? अगर हम जल्दी रास्ता नहीं बनाते और फ्लेम घोस्ट्स आ गए, खासकर अनडाइंग रेल्म वाले, तो हम सब खत्म हो जाएंगे। राजीव कुछ पल के लिए झिझका, लेकिन अंत में उसे एलिसन की बात माननी पड़ी। उसने अपना भाला उठाया और दोनों ने मिलकर उस 200 मीटर ऊंचे फ्लेम डेमन पर हमला शुरू कर दिया। दोनों ही अनडाइंग रेल्म के मध्य चरण में थे, और जब उन्होंने साथ मिलकर हमला किया तो उनकी शक्ति बेहद भयानक थी। उनके वार सचमुच धरती आसमान हिला देने वाले थे। लेकिन फ्लेम डेमन की जीवन शक्ति बेहद जिद्दी थी। उनके लगातार हमलों से उसका शरीर टूट टूट कर बिखर रहा था, लेकिन वह आसपास के मैग्मा को सोखकर और कमजोर फ्लेम डीमंस को निगलकर खुद को फिर से जोड़ लेता था। ये देखकर दोनों ने अपने हमले और तेज कर दिए। आखिरकार फ्लेम डेमन दबाव सह नहीं पाया और टूटने लगा, उसका शरीर टुकड़ों में बिखरने लगा। बस कुछ और वार और वह पूरी तरह नष्ट हो जाता। तभी अचानक बगल से एक हमला आया, जिसमें घना दैत्य ऊर्जा भरी हुई थी, और वह सीधा एलिसन की ओर बढ़ा। ओह नहीं, ये जुबेर है। एलिसन तुरंत समझ गया कि किसने हमला किया है। पूरे हिडन ड्रैगन असेंबली में कई डेमोनिक कल्टिवेटर्स थे, लेकिन इतनी शक्तिशाली दैत्य ऊर्जा सिर्फ जुबेर के पास थी। हरामखोर, एलिसन ने गुस्से में कहा और तुरंत किनारे हटने की कोशिश की। उसकी प्रतिक्रिया बहुत तेज थी, लेकिन फिर भी एक पल की देरी हो गई और वह हमला उसे लग गया। धड़ाम, एलिसन का शरीर खून की धुंध में फट गया। वह अपना संतुलन खो बैठा और सीधा उस विशाल फ्लेम डेमन की ओर जा गिरा। अगर कोई फ्लेम डेमन से टकरा जाता तो अनडाइंग रेल्म का होने के बावजूद भी वह मैग्मा में समा जाता और बुरी तरह घायल हो जाता। लेकिन आखिरी क्षण में एलिसन ने खुद को संभाल लिया, अचानक दिशा बदल दी और हवा में रुक गया। वह वहीं मंडराता रहा, अपने स्टोरेज रिंग से एक हीलिंग पिल निकाली और निगल ली। फिर उसने उस दिशा में देखा जहां से हमला आया था। वहां जुबेर खड़ा था, उसके चेहरे पर एक खतरनाक मुस्कान थी। जुबेर, तुम क्या कर रहे हो? एलिसन के बोलने से पहले ही राजीव गुस्से से गरज उठा। अभी कुछ देर पहले ही दोनों मिलकर उस शक्तिशाली फ्लेम गोस्ट को मारने वाले थे, लेकिन एलिसन पर अचानक हमला हुआ और उनकी योजना टूट गई। फ्लेम गोस्ट का शरीर फिर से बन गया और वह पहले से भी ज्यादा शक्तिशाली होकर हमला करने लगा। असल में, अगर जुबेर एलिसन को मारना चाहता तो राजीव को कोई आपत्ति नहीं होती, बल्कि वह खुश ही होता कि ड्रैगन मार्शल अकेडमी कमजोर हो जाए। लेकिन अभी फ्लेम डीमंस की सेना के सामने उसे एलिसन की मदद चाहिए थी, इसलिए वो जुबेर को बर्दाश्त नहीं कर सकता था। जुबेर मुस्कुराया और बोला, एलिसन ने मेरा 5th ग्रेड स्पिरिट स्टोन लिया था, तो उसे मारना तो बनता है। राजीव गरज उठा, अभी हम सब फ्लेम डीमंस से घिरे हुए हैं। हमें पहले अनडाइंग रेल्म के फ्लेम डीमंस को खत्म करना है और बाहर निकलना है, वरना यहाँ सब मर जाएंगे। और तुम अभी एलिसन पर हमला कर रहे हो? क्या तुम पागल हो? हा, जुबेर हंस पड़ा। उसने चारों ओर चल रही लड़ाई पर नजर डाली और तिरस्कार से बोला, राजीव, तुम्हें शायद गलतफहमी हो गई है। इन लोगों की जिंदगी या मौत से मेरा क्या लेना देना? क्या तुम अपने शिष्य की भी परवाह नहीं करोगे? राजीव ने भौहें सिकोड़ते हुए पूछा। जुबेर हंसते हुए बोला, हालांकि यहाँ बहुत सारे फ्लेम घोस्ट्स हैं और कुछ अनडाइंग रेल्म में भी हैं, लेकिन मैं अपने शिष्य के साथ आसानी से निकल सकता हूँ। लेकिन एलिसन को ड्रैगन मार्शल अकेडमी के लोगों को बचाना है, और तुम्हें रॉयल फैमिली का प्रतिनिधि होने के नाते सबकी जिम्मेदारी उठानी है। तुम अकेले नहीं जा सकते। मैं अलग हूँ, न कोई पृष्ठभूमि, न कोई अधीनस्थ। खतरा आए तो खुद ही निकल जाऊंगा। जुबेर की घमंडी मुस्कान देखकर राजीव के दांत गुस्से से भींच गए।
वह ठंडे स्वर में बोला, जुबेर, अगर तुमने कोई बेवकूफ़ी की तो जैसे ही मैं त्रिलोकपुरी से बाहर निकलूंगा पूरे ब्लैक स्टार में तुम्हारे खिलाफ वारंट जारी कर दूंगा और तुम्हें मार डालूंगा। मुझे पकड़ोगे? जुबेर हंसा और बोला, क्या तुम्हें याद नहीं कि मैं पहले से ही हेवनली सेंट एम्पायर का सबसे बड़ा वांछित अपराधी हूँ? और अगर तुम और खोज बढ़ाओगे तो क्या मुझे पकड़ पाओगे? मैं तो अभी मज़े में हूँ। ये सुनकर राजीव का चेहरा गुस्से से काला पड़ गया। ये रॉयल फैमिली का खुला अपमान था। इधर हीलिंग पिल लेने के बाद एलिसन की हालत थोड़ी सुधरी, लेकिन जुबेर का हमला बहुत भारी था। वह गंभीर रूप से घायल हो चुका था। अगर वो जुबेर से लड़ता रहा तो उसका बचना मुश्किल था। उसने कहा, जुबेर, अगर तुम्हें 5th ग्रेड स्पिरिट स्टोन चाहिए तो मैं दे सकता हूँ, लेकिन अभी कोई बेवकूफ़ी मत करो। क्या तुम्हें लगता है कि मैं सिर्फ एक 5th ग्रेड स्पिरिट स्टोन के लिए तुम्हें छोड़ दूंगा? जुबेर ने ठंडी हंसी के साथ कहा, अब मुझे सिर्फ 2 स्पिरिट स्टोन्स नहीं चाहिए, मुझे तुम्हारी जान चाहिए। एलिसन का चेहरा गंभीर हो गया। उसने दूर ड्रैगन मार्शल एकेडमी के शिष्यों की ओर देखा, कुछ पल सोचा और बोला, अगर तुम मुझे मारना चाहते हो तो मार सकते हो, मैं विरोध नहीं करूंगा। बस धीमे धीमे करके सारी सीरीज डाल रहा हूँ मैं यूट्यूब पे। ऐसे आते रहेंगे एपिसोड अल्टरनेट में, और कभी कदा नहीं आते हैं। और मेरा एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए, सागा सीरीज़। वहाँ पर आपको 3 नई सीरीज़ में अपलोड करूँगा इसी वीक में। एक ऑलरेडी पड़ी हुई है, मैरिड टू ड्रैगन प्रिंसेस। उसके बहुत अच्छी स्टोरी है, काफ़ी ट्रेंडिंग है, आप वहाँ पर सुन सकते हो, बढ़िया वॉइस है। एंड उसका प्रोमो मैं आज अभी टेलीग्राम पे अपलोड करूँगा, 1-2 घंटे का। मैं एक अदर चैनल पे डाल दूँगा स्टार्टिंग एपिसोड, वहाँ से थ्रू आप इसका ओवरव्यू सुन सकते हो। उसके बाद एप्लीकेशन डाउनलोड करके पूरी स्टोरी मेरी सुन सकते हो वहाँ पर जाके। डेली अपलोडिंग होता है ऐप में, और बाकी यहाँ पर सीरीज़ आती रहेंगी, और स्टार्टिंग से अपलोडिंग स्टार्ट कर दूँगा बहुत जल्दी।